हेलो नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज को देखने के बाद एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि 80% मैथ के क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज से, इसी प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएंगे। तो मिस मत करिए इसको, पूरा लास्ट तक देखिए। जितने भी लेक्चर्स इसमें आ रहे हैं सिंसियरली अटेंड कीजिए, सिंसियरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सीधी सी बात है, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहता हूँ। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को अपने सामने स्क्रीन पर देखते हैं तो मेरे सॉल्यूशन का वेट मत करिए। पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो को पॉज करिए और एक बार सवाल को खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद से लगाओगे तभी अपने दिमाग से, अपने जो आपकी नॉलेज है उसको यूज कर पाओगे। अदरवाइज मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसका उतना ज्यादा रोल नहीं रहेगा। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर आके अगर सॉल्यूशन देखेंगे तब आपको वाकई में समझ में आएगा। चलिए, ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक समानांतर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एबी और सीडी के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब एबी और सीडी के बीच की दूरी आपको कितनी दे दी गई? 20 सेंटीमीटर। बीसी और एडी के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, थोड़ा सा बना लेते हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसको मान के मत चलना कि ये 90 डिग्री मतलब आयत या वर्ग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। देखिए, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब कि अगर आप ये बेस लेते हैं, मैं इसको ए मान लेता हूं, अगर आप ये बेस लेते हैं तो इसके साथ जो हाइट आएगी, ये लंबाई। याद रखना, ये एंगल हाइट का हमेशा 90 डिग्री होता है। आप कहीं इस भुजा को हाइट मत समझ लीजिएगा। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है। तो अब देखिए, मैं ए बी इसको मान लेता हूं, ये मान लेता हूं सी डी। ठीक है। अब देखिए, ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच की दूरी यानी कि ये हाइट की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर। और बीसी और एडी के बीच की दूरी यानी कि इसकी, यहाँ पर आप एक एंगल 90 मान सकते हैं। तो ये दूरी आपको कितनी दी है? 30। देखिए, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया आप दो तरफ से निकाल सकते हैं। एक ये जो 20 हाइट दी हुई है, एक ये जो 30 हाइट दी। तो जब हम लोग हाइट को 20 लेंगे तो हमें बेस क्या लेना पड़ेगा? हाइट हमने 20 ली है तो बेस हमें ये ए बी लेना पड़ेगा। एरिया कितना है हमारा? 300। यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ए बी आ गया हमारा 15। अब अगर मैं दूसरी साइड से इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल यानी कि 300 इक्वल्स टू, हाइट अब मैं ले रहा हूं 30। जब हाइट 30 लूंगा तो उसके साथ ये कितनी है लाइन? एडी कितनी है? बेस यही होगा आपका। बेस एडी मान लेता हूं। ठीक है। तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो जितना ए बी होगा, जितना ए बी होगा, ए बी कितना है? 15, उतना ही सी डी होगा, ये भी 15 हो जाएगा। और जितना आपका एडी होगा, एडी यानी कि 10, उतना ही आपका बीसी होगा। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। जोड़ दीजिए, 30 और 20 50। 15 15 30 और 10 40, 10 50। तो ये 50 आपका सेंटीमीटर, ये आपका परिमाप निकल के आ जाए। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ 120 और 4 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6/5 गुना है। छोटी संख्या को अगर मैं x मान लूं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6x/5। अब आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर होता है। बिल्कुल होता है। तो 120 इंटू 4 बराबर x इंटू 6x/5 आ जाएगा। 6 से 120 चला जाएगा 20 बार, 20 चौके 80 और 80 पंचे 400। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400। यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा? 400 को वर्गमूल निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई आपकी 20। देखिए एक संख्या तो आपकी आ गई 20, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 20/5 यानी कि 24। मतलब कि 20 और 24 वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद 3x³ + 4x² - 7 = 0 का शून्य है? का एक शून्य मतलब मूल कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। देखिए शून्य यानी कि रूट वो मान होता है, वो वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में रखने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, कुल मिलाकर मेरा ये मतलब। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन से हम लोग वैल्यू को रखेंगे रखेंगे जिस वैल्यू से, जिस मान से इस समीकरण का मान 0 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाए। x की जगह में 0 रखता हूं तो ये 0, ये भी 0 ही हो जाएगा। क्या ये 0 के बराबर है? आप कहोगे नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। मैं x की जगह 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 4 - 6। 4 3 7 7, 4 3 7, 7 में से 7 जाएगा। मतलब कि एक रखने पर इस समीकरण का मान 0 आ गया। तो एक ही इसका एक मूल्य है, मूल है या शून्य है या रूट है, कुछ भी आप कहिए, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कुर्सी को 1800 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि हुई। अब पूछा है कि 10% लाभ पर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए अगर मैं क्रय मूल्य 100 मान लूं तो 10% की हानि यानी कि 90 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब ये 90 किसके बराबर होगा? 1800 के, क्योंकि 1800 पे बेचने पर ही तो उसे 10% की हानि मिल रही है, हानि हो रही है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0 कटेगा, 9 से 180 20 बार। 10% का लाभ, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 110। तो यहाँ पर हमको 110 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 110 यानी कि तो ये 2200 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तभी आपसे ये सवाल होगा, अदरवाइज ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को देखा है तो आप इस समरूप का सही मीनिंग समझ पाएंगे और इस सवाल को भी इजीली कर लेंगे अगर आपने बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो समरूप त्रिभुज के होते हैं वो अगर आपको पता है। देखिए ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, इसका मतलब ये है कि ए बी यानी कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर होगा पी सी और क्यू आर के रेशियो के, बराबर ए सी और आरपी आरपी। अब आपको बस ऑप्शन से इसी तरीके से इसमें इसमें और इसमें वैल्यू रख के देखनी है, जहां से आपको ये रेशियो बराबर मिले वो आपका समरूप त्रिभुज हो जाएगा। और रही बात कोणों की, रही बात कोणों की, जैसे
ए बी और सी समरूप है पी क्यू आर के, तो इसमें एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर के। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एंगल ए आपको कभी एंगल क्यू के बराबर दे दे तो आप समरूप समझ लो, नहीं। एंगल ए एंगल पी के ही बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के ही बराबर होगा। समझ रहे हो बात को? तो देखो, ए बी और बी सी, ए बी आपको क्या करना है, ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालना है। ए बी 2.5 है और पी क्यू 5 है, का रेशियो निकाल लिया। पी सी 4.5 है, पीसी के साथ क्या देखा है हमने, क्यू आर, ये 9 है। और सी ए कितना है, 3.5। और आरपी कितना है, 7। जरा रेशियो निकालिए, 2.5 से 5 दो बार जाएगा तो ये रेशियो 1/2 आ गया। 4.5 से 9 ये भी दो बार जाएगा, ये भी 1/2 आ गया। 3.5 से 7 1/2। मतलब यहाँ आपको रेशियो 1/2, मतलब 1:2 का रेशियो आपको मिल गया। और ये तीनों जगह से बराबर ही निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये समरूप त्रिभुज इस कंडीशन के हिसाब से हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए। यहाँ एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बिल्कुल है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, आप कहोगे नहीं है, तो ये समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। ठीक है, अब इस सवाल में भी देख लेते हैं। इस ऑप्शन में भी ये ए बी 3 है, पी क्यू 4.5 है, पी सी 7.5 है और क्यू आर भी 7.5 है। अब देखिए, यहाँ पर रेशियो 1 और 1 का मिल रहा है, यहाँ पर रेशियो 2 और 3 का मिलेगा। तो क्या ये रेशियो बराबर है? आप कहोगे कि रेशियो बराबर नहीं, ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज एक कमेंट करिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपको हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला सवाल, 5 की पावर 3x, 5 की पावर 4x बराबर फोर्थ रूट 5 पावर। ठीक है, यहाँ पर ये 16 अंदर है या बाहर है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, देखिए 5 की पावर 3x, देखिए ये भाग में है, भाग में है। भाग मतलब ऐसे 5/4x, इस तरीके से। जब भाग में होता है तो ये और ये आधार हमारा सेम है, मतलब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो क्या होता है, नीचे वाली जो घात है, पावर है, ऊपर जाके माइनस में क्या हो जाएगा, ऊपर 5 की पावर 3x माइनस 4x हो जाएगा बराबर। अब देखिए, फोर्थ रूट ऑफ 5 है, इसका मतलब है कि 5 की पावर 1/4, जैसे आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2। जैसे आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ 5, का मतलब है कि 5 की पावर 1/3। उसी प्रकार से फोर्थ रूट ऑफ 5, इसका मतलब है कि 5 की पावर 1/4 है। 5 की पावर 1/4 और ये 16 है। देखिए, जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका गुणा होता है, तो ये 4 से 4 चला जाए। अब देखिए यहाँ क्या आता है, 5 की पावर -x बराबर 5 की पावर 4। देखिए आधार समान है, आधार बराबर है, इसका मतलब कि हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -x बराबर हो जाएगा 4 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, -4। ये -4 आपका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? सवाल 2 सेकेंड का है, मैं 42 प्लस 5 करके 47 आंसर मार दूंगा, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। जैसे देखिए, मैं कोई 3 नंबर लेता हूँ, 3, 4 और 5। तो मैं आपसे कहूँ कि इनका औसत निकालो। देखिए 5 4 9 3 12, टोटल 3 नंबर है, औसत कितना निकल आएगा, 4। बढ़िया है। अब मैं क्या करता हूँ कि हर नंबर में एक जोड़ देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि औसत बताओ कितना होगा। तो 6 5 11 4 15,
सम कितना आएगा 15, नंबर कितने हैं 3, औसत कितना आ जाएगा 5। देखिए, यहाँ पर मैंने हर संख्या में 1 जोड़ा तो औसत में भी 1 जुड़ गया। मैं अब हर संख्या में 2 जोड़ता हूँ, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं आपको औसत निकालने को बोलूँ, तो 7 6 13 5 18 बटे 3, यहाँ से औसत कितना निकल आएगा 6। अब देखिए मैंने हर संख्या में 2 जोड़ा है, तो औसत में भी 2 जुड़ गया है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि जितना हर संख्या में जोड़ा जाएगा, औसत में भी उतने की ही वृद्धि होगी। संख्या में 5 जोड़ा है, नया औसत भी आपका 5 ज्यादा यानी कि 47 होगा। ठीक है? आसान सा सवाल था। 5,000 रुपए मूल्य वाला एक डाइनिंग सेट दुकानदार द्वारा एक व्यक्ति को 20% और 10% की छूट पर बेचा जाता है। देखिए 5,000 में से 20% की छूट देंगे मतलब 80% में बेचेंगे, तो 5,000 का 80% कितना हो जाएगा 4,000। 5 इंटू 8 करेंगे, 5 अट्ठे 40, 4,000। 10% की और छूट देनी है, 4,000 में 10% की छूट देंगे मतलब उसके 90% पे बेचेंगे, तो 4,000 का 90%, 4 नवा 36, तो 3600 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं 5,000 इंटू 100 इंटू 90। ठीक है, यहाँ से आपका 3600 निकल के आ जाए। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3 और आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। देखिए, आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या आएगा? सेक थीटा प्लस टेन टेन थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में सेक माइनस इक्वल्स टू 1। अब देखिए सेक प्लस टेन की वैल्यू आपको 3 दी है और सेक माइनस टेन की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये क्या होगा इसका? ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये 1/3 आपका आंसर निकल आएगा। अगली बार से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो आपको बस इस 3 के ऊपर एक ऐसे लगा देना और अपना आंसर मार्क कर देना। ये ऐसा क्वेश्चन आपका कोसेक प्लस कॉट के साथ भी बन सकता है। इसकी वैल्यू आपको x दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बस 1/x कर देना। ठीक है? यदि x बराबर रूट टेन प्लस रूट 11, वाई बराबर रूट टेन माइनस रूट 11, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए क्या करेंगे इस सवाल में? 7x² माइनस 50xy प्लस 7y। देखिए अगर मैं x की वैल्यू सीधे सीधे रख देता हूँ, मतलब रूट टेन प्लस रूट 11, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ जाएगा। y के केस में भी मुझे स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो मैं इस बवाल में ना पड़ूं कि मैं क्या करता हूँ, आई थिंक मुझे रखना पड़ेगा ही। अदरवाइज मैं दूसरी चीजें भी कर सकता था, जैसे मैं एक्स वाई से इसमें भाग देता, तो मुझे यहाँ वाई से मल्टीप्लाई भी करना होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे आप स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए एक्स वाई से भाग देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7x। नहीं, ऐसे सवाल को हम लोग खींच रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेरी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे मतलब कि रूट टेन प्लस रूट 11 का स्क्वायर करेंगे, तो पहले क्या आएगा ए स्क्वायर, तो रूट टेन का स्क्वायर करेंगे 10 आ जाएगा, 10 11 आ जाएगा, प्लस 2 ए बी आता है, 2 ab मतलब रूट टेन टू रूट माइनस 50, ब्रैकेट आपका यहीं खत्म हो जाएगा, माइनस 50 एक्स वाई मतलब एक्स की जगह रूट टेन प्लस रूट 11, वाई की जगह रूट टेन माइनस रूट 11। देखिए आप ध्यान से, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो आपको क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है। ए स्क्वायर मतलब रूट टेन का स्क्वायर जो कि 10 हो जाएगा, माइनस रूट 11 का स्क्वायर यानी कि ये माइनस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इंटू माइनस वन होगा, मैं इसकी जगह वन लिख देता हूँ और यहाँ प्लस लगा, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस 7, 7 को
प्लस 7। अब देखिए ये y का स्क्वायर मुझे करना है, तो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 11 माइनस 2 रूट 10 इंटू। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और 10 प्लस 11 यानी कि 21 इंटू 7, 10 प्लस 11 यानी कि 21 इंटू 7, ये आपको दो बार मिल जाएगा। माइनस ये 50 इंटू एक तो आपका है, प्लस, है ना। अब देखिए 21 सत्ते 21 सत्ते 130, 147 प्लस 147 प्लस 147 करना है, 140 140 कर लेते हैं, 280 प्लस 7 7 14, तो 294, 294 में 50 जोड़ेंगे तो 344 आ जाएगा। आसान सा सवाल था, बस मैंने समझाने के लिए आपको इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन तो दिया हुआ है 3564 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तब आपको पाइप की लंबाई बतानी है। देखिए बेलनाकार पाइप है कोई इस तरीके में, कुछ मोटाई भी है, तो मैं यहाँ पर मोटाई भी इसको दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोई आपका। ठीक है, अब देखिए बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मोटाई इसकी 3 है, तो जो अंदर वाली त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 12 माइनस, लेकिन 9 सेंटीमीटर। सही बात है। अब क्या दिया हुआ है, बेलनाकार पाइप का आयतन, यानी कि आयतन मतलब कि ये होगा इसका आयतन, जो भी हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे वो इतने पार्ट का निकालेंगे। तो पाई पहले तो बाहर वाले का निकाल लेते हैं, फिर उससे अंदर वाले को घटा देंगे, जिससे कि हमारा ये निकल आएगा। पहले पूरे का निकाल लेते हैं, फिर इतने का निकाल लेते हैं। पूरे वाले से इतने वाले को घटा देंगे तो इसका हमारा आयतन निकल आएगा। पूरे वाले का आयतन निकालने के लिए बाहर वाली त्रिज्या हमको रखनी पड़ेगी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई दोनों के लिए बराबर ही रहेगी, यही इसकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई दोनों के लिए बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले का आयतन पाई 9 का स्क्वायर इंटू, ये आपको दिया है 3564। 3500। देखिए यहां से क्या होगा, पाई एच ये कॉमन निकल आएंगे, पाई की जगह मैं 22/7 रख लेता हूँ। 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस। 12 प्लस 9 21, 12 माइनस 9 21 इंटू 7 से 3 बार चला जाएगा, प्लस टू 3500। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 से जाएगा ही जाएगा, 11 तिया 33, 2 6, 11 दूनी 26, 3 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। आपको पता होगा कि 324 18 का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 18 इंटू 18। 18 इस साइड हमारा है, 3 तिया 9 दूनी 18, एक कट जाएगा, ऊंचाई आपकी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो। 1500 सैनिकों के एक शिविर में 400 दिनों का भोजन है। 1500 सैनिकों के शिविर में 400 दिनों का भोजन है। 50 दिनों के बाद 100 अतिरिक्त सैनिक शिविर में शामिल हो गए। उसके बाद भोजन और कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूँ। 150 सैनिक थे और 400 दिनों का टोटल भोजन था। मैं यहाँ पर भी टोटल भोजन अगर निकाल लूं तो मैं इसके बराबर कर दूंगा। देखिए 50 दिनों के बाद 100 अतिरिक्त शामिल हुए हैं, मतलब कि 50 दिनों तक इन 150 लोगों ने तो खाया ही होगा, है ना। 50 दिनों तक इन 150 लोगों ने तो खाया ही होगा। अब क्या कह रहा है,
100 अतिरिक्त सैनिक यानी कि 250 लोग हो गए। तो ये कितने दिन खाएंगे? एक्स दिन खाएंगे। तो यहां से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 50 इंटू 150 और 400 इंटू 150। अगर मैं यहाँ पर 150 कॉमन ले लूं और इसको इस साइड ले आऊं तो 400 से 50 जाएगा, 350 आ जाएगा। 150 इंटू 350। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस स्टेप को आप अगर नहीं, बस 250 इंटू, 0 से 0 जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, 5 से चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200। ये 210 दिन तक और चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखिए, थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। बाकी मैं एक और तरीका आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, 150 सैनिक, 400 दिनों तक का भोजन है। 50 दिनों के बाद इन लोगों ने 100 अतिरिक्त लोगों को बुला लिया। मैं अगर कहूं कि 50 दिन अगर इन लोगों ने खा लिया है तो खाना बचा कितना है? 150 सैनिकों के लिए 350 दिनों का। 400 दिन का था, 50 दिन खा लिया, कितने दिन का बचा? 350 दिन का। अब सैनिक कितने हो गए? 250। तो ये इतना ही खाना कितने दिन में खाएंगे? देखिए, पहली स्टेप हम लोगों ने सीधे सीधे स्किप कर दी, सीधे हम इस स्टेप में आ गए। चाहिए चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपकी एक्स की वैल्यू 210 दिन निकल आएगी। ठीक है, श्यामल ने साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से शुभम से 2 वर्ष के लिए ऋण लिया और 2 वर्ष बाद उसने शुभम को 41,296 रुपए वापस कर दिए और अपने ऋण का पूरा भुगतान कर दिया। श्यामल द्वारा भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 साल में 8%, तो 2 साल में 16% उसको ब्याज दे देगा। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मूलधन भी 100 ही मान लूं तो क्या होगा? तो उसको कितने रुपए वापस करने होंगे? मूलधन प्लस ये ब्याज। तो 100 का 16% 16 ही होता है, तो 116 रुपए उसे वापस करने होंगे। तो इसी 116 की वैल्यू 41,296। और आपसे पूछा क्या है? श्यामल द्वारा भुगतान किया गया ब्याज यानी कि 16। आपसे 16 की वैल्यू पूछी तो कितनी निकल आएगी? 41,296 बटे 16 इंटू 16। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नवा 36 और ये 4 चौके 16। ठीक है, अब देखिए, आप मुझे एक बात बताइए पहले तो कि 6 और 4 यहां से यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा? 4। तो सही बात है। ये जो 9 है और ये क्या निकल के आएगा आपका? आंसर। आंसर मतलब आपका ऑप्शन। तो इस 29 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वो यूनिट डिजिट आपका 4 मैच करा दे। समझ रहे हो बात को? यहां से मैंने इतने का जो यूनिट डिजिट है वो 4 निकाली। तो नीचे हमारा 29 है, मतलब लास्ट में 9 है। 9 इस किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो 9 का हम किस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करें कि हमें यूनिट डिजिट 4 मिल जाए? देखिए, 0 तो यहां पर कहीं है नहीं, 5 और 2 भी नहीं है, इनको मिला के हमारा 0 बनता है। तो 0 वाला तो ऑप्शन हम यहीं से काट देंगे। बचे आपके दो ऑप्शन। तो 9 का अगर मैं इस 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लास्ट में हमें 1 मिलेगा, ये भी आपका आंसर नहीं। 9 का अगर मैं इस 6 में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 54 यानी कि लास्ट में 4 मिले, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको 29 का पहाड़ा आना चाहिए। फिलहाल तो मैं पहाड़ा भूल गया हूं तो फिर मैं इसी तरीके से जाऊंगा। एक कार पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 33 मिनट की यात्रा करती है, पुनः 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 33 मिनट यात्रा करती है। तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत गति के लिए मैंने बताया था कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो देखिए, कुल दूरी कैसे निकालेंगे? 60 60 की स्पीड से 33 मिनट गया है,
60 इंटू 33 प्लस कुल दूरी यहाँ से भी 70 इंटू 33, यहाँ पे भी 33 मिनट का टाइम है, बटे कुल समय यानी कि 33 इंटू 2, 2 बार 33 है तो मैंने 33 इंटू 2 लिख दिया। अब ऊपर से जब मैं 33 कॉमन लूंगा तो ये नीचे वाले 33 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना निकल आएगा, 70 प्लस 60 130 बटे 2 यानी कि 65 पर घंटा। ये जो चीजें कटी हैं ना, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भी सेम हो टाइम सेम हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछिए, तो क्या निकल के आएगी? वो S1 + 2 बटे, ये आपको याद रखना है, आगे से आपका बहुत टाइम सेव होगा। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक 2, 3, 4 के अनुपात में। इकाई, दहाई और सैकड़ा 2, 3, 4 के अनुपात में इस संख्या और इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग 1332 है। मतलब कि इस संख्या को उलट दें, यानी कि 2, 3, 4 टाइप कर दें। रेशियो में है ये, याद रखना। मतलब इसकी जगह 8, 6, 4 भी हो सकता है। 8, 8, 6, 4 इस तरीके से भी हो सकता है, ये रेशियो में है। ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाता है? 1300। इन दोनों का योग या इन दोनों का कोई भी, मतलब आप संख्या निकल के आएगी जो वो, उनका योग 1332 आता है। अब बस आप मुझे एक बात बता दो कि 432 है और ये रेशियो में है, मतलब कि अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं तो ये आएगा, अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये 4 तिया 12 होगा। मतलब कि ये संख्या 3 अंकों की ना रह के 4 अंकों की बन जाएगी। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो ये संख्या 432 3 अंकों की ना रह के 4 अंकों की बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी संख्या 864 है या आपकी संख्या 432 है। समझ रहे हो इस बात को? अब तुम्हें ये वेरीफाई कराना है 1332 वो 864 से आता है या 432 से आता है। देखिए, 432 के अंकों को पलटेंगे तो वो 2, 3, 4 होगा, इनको जोड़ेंगे 4, 2, 6 लास्ट में आ गया और यहाँ पर 1332 है, तो ये तो आपकी संख्या, ये आपकी संख्या नहीं है। दूसरा, 864 है और 468 है, इसको जरा जोड़िए। 8, 4, 12, आपको लास्ट में 2 मिल गया। आपको अब आगे सॉल्व ही नहीं करना है, ये आपका 1332 ही आएगा। चाहे तो आप जोड़ के देख लीजिए, 1332 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि संख्या आपकी 864 है। अब आपसे क्या पूछा है? 3 अंकीय संख्या और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है 864 माइनस 468, और कुछ नहीं। 14 में से 8 जाएगा 6, और ये आपका एक ही ऑप्शन, तो 396 आपका सही आंसर हो। त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब आपको पता ना हो कि ये कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस, जो आपका क्षेत्रफल होता है। एस क्या होता है यहाँ पे? अर्ध परिमाप, यानी कि 5 प्लस 7 प्लस 10 तीनों भुजाओं का योग बटे, ये कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए, एस आपका 11 आया है और ये एस आपका मल्टीप्लाई में है, और नीचे कुछ है नहीं ऐसा जो इस एस को काट दे। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर वही ऑप्शन होगा जो 11 का, एक ही ऑप्शन ऐसा है। आप चाहें तो इस सवाल को आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर वही निकल गया। सॉल्व कर देता हूं मैं। एस की जगह 11 रखूंगा, एस माइनस ए यानी कि एस माइनस 5 करूंगा, 11 माइनस 5 6, एस माइनस बी बी यानी 11 माइनस 7 4, एस माइनस सी यानी कि 11 माइनस 10 1। ठीक है, अब देखिए, 4 से तो 2 बाहर निकल आएगा, अंदर रूट 66 बचेगा। यही आपका आंसर है, पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर। मतलब संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है? 4, 5।
तो योग कितना यहाँ से आ जाएगा 9। इसी 9 की वैल्यू सवाल में 36 दी है। 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। बड़ी संख्या पूछिए तो बड़ी संख्या 5 है। 5 इंटू 4 ये आपका आंसर है। ठीक है? चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। बाकी अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं, मैथ में किस तरीके से क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करना है, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लेना है, तो उसके लिए कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। ये ट्रिक बेस्ड है, मतलब ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट 1 मिनट का जो टाइम हमारा क्वेश्चन में लगता है उसको 10 से 15 सेकेंड के बीच में ला देता है। आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। आप परेशान नहीं होंगे, एग्जाम में बेटर करेंगे। और एक मेरी ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी सभी के लिए एक साथ मैथ पढ़ाई थी। तो जब तक दिन में आपके पास टाइम रहता है आप इन वीडियोस को देखते रहा करिए। बाकी आज के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।